नमस्कार साथियों, मैं हेमराज आप सभी का ट्रिपल ई युवा कैंपस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को आदि मानव का इतिहास या प्राचीन भारत के अंतर्गत इतिहास का परिचय पढ़ा रहा था और इस दौरान उसी में मैं आगे बढ़ता हूं और उसी दौरान मैं बात करता हूं आपके अंतर्गत यहाँ पर आज इतिहासकार के बारे में। क्यों? क्योंकि अपन ने इतिहास के अंतर्गत 4 स्रोत पढ़े थे और उन चारों स्रोतों के अंतर्गत अपन बात करते हैं धर्म ग्रंथ, और उन धर्म ग्रंथों के अंतर्गत जिन इतिहासकारों ने इस सृष्टि के अंतर्गत जब पूरी सृष्टि में भ्रमण किया होगा और भ्रमण करके अपने यहाँ पर अपने हस्तलेख के माध्यम से जिन पुस्तकों में इतिहास के बारे में जो लिखा था, उस दौरान उनका नाम, उनका लेखन की पुस्तक, उनका जो ग्रंथ था, उनका जो जीवन परिचय था, उनका जो निवास स्थान था, उन सब के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं इतिहासकार के बारे में। इतिहासकार 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 देखो, इतिहासकार में बात करता हूं मैं सबसे पहले पूरे विश्व के अंतर्गत विश्व इतिहास का जनक, विश्व इतिहास का जनक की बात करता हूं। और आप सामने इमेज देख ही रहे होंगे जो कि हमारे पूजनीय जो पूर्वजों में सर्वप्रथम इतिहास के तौर पर इस दुनिया का भ्रमण किया होगा और इस दौरान उन्हें विश्व इतिहास का भ्रमण करने के दौरान विश्व का इतिहास लिखा था और इस दौरान इन्हें विश्व इतिहास का जनक कहते हैं। विश्व इतिहास का जनक, विश्व इतिहास का जनक, इतिहास का जनक, और इनका नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है इनका? हेरोडोटस। हेरोडोटस हेरोडोटस जिन्होंने इस पूरी दुनिया का भ्रमण किया था और इस दौरान इन्होंने इतिहास का लेखन किया था, पूरी चीज़ों को इस सृष्टि में भ्रमण कर करके समझा और इस दौरान अपने स्तर पर इन्होंने पुस्तकों के अंतर्गत इतिहास के बारे में, यहाँ पर सामग्री, जितने भी स्थल थे, जिस प्रकार इस प्रकृति की बनावट थी, उन सब के बारे में लिखा था और इस दौरान इन्होंने विश्व इतिहास के जन्म के तौर में अपना नाम को प्रसिद्धि दिलाई गई और इस दौरान इन्हें विश्व इतिहास का जनक कहते हैं, जिनका नाम था हेरोडोटस। यह जो थे, बात करूं हेरोडोट, ये जो निवासी थे, निवासी, और ये निवासी थे कहाँ के? इस दौरान ये निवासी थे यूनान के, यूनान के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? यूनान के निवासी थे और इस दौरान कहते हैं ये कि इन्होंने यूनान के दौरान पूरे विश्व का भ्रमण करने के दौरान इन्होंने उस दौरान सबसे पहले जब भारत का जब नंबर आया गया, जब भारत का इन्होंने भ्रमण करना चाहिए था, उस दौरान इन्होंने लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में भारत आए। कहाँ पर आए? में भारत आए और इस दौरान भारत आकर के इन्होंने भ्रमण किया और इस दौरान इन्होंने भारत में आकर के क्या किया? भ्रमण किया गया और इस दौरान भारत के इतिहास के बारे में इन्होंने लिखा और इस दौरान ये यूनान के निवासी थे। इन्होंने लैटिन भाषा में, कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा के अंतर्गत, और इस दौरान इन्होंने लैटिन भाषा के अंतर्गत कहीं ना कहीं अपना एक ग्रंथ की रचना की गई थी और इस दौरान उस ग्रंथ का नाम था, इन्होंने लैटिन भाषा में, कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में ग्रंथ की रचना की गई और उस दौरान ग्रंथ का जो नाम था, जिस पर यहाँ पर उल्लेख मिलता है, और इस दौरान ग्रंथ का नाम था हिस्टोरिका।
हिस्टोरिका, ग्रंथ का नाम था हिस्टोरिका, जिन्होंने रचना जो की गई थी वो लैटिन भाषा के अंतर्गत की गई थी, और इस दौरान इस ग्रंथ का नाम रखा गया हिस्टोरिका। और इस दौरान इसे पढ़ने के बाद अपने पूरे विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और इस दौरान इन्होंने इसकी रचना कहाँ किसमें की, लैटिन भाषा में। जब यहाँ का भ्रमण करने के दौरान इसके बाद इन्होंने ईरान की यात्रा की, ईरान की यात्रा की, जहां का शासक डेरियस प्रथम था। कौन था? डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम डेरियस प्रथम था। डेरियस प्रथम था। डेरियस प्रथम था। डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम था। और इसी डेरियस प्रथम ने इन्होंने भारत को ईरान का 20वां प्रांत बताया। 20वां प्रांत बताया। कौन सा प्रांत बताया? 20वां प्रांत बताया गया। जब उस समय हेरोडोटस ने भारत का भ्रमण करने के दौरान जब यहाँ से जाकर के ईरान चले गए, और इस दौरान वहाँ का एक शासक था डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम ने इस भारत को ईरान का 20वां प्रांत कह दिया गया था। और इस दौरान इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि पहले जो भारत था स्वतंत्र नहीं था, लेकिन स्वतंत्रता से पहले कहीं ना कहीं ईरान का प्रांत के रूप में उभर कर खड़ा था। और इस दौरान वहाँ का शासक कहीं ना कहीं डेरियस प्रथम था, और उस डेरियस प्रथम ने इसे भारत को 20वां प्रांत बता दिया था। इसी के आगे बात करता हूँ मैं अगले जो भारत के इतिहासकार के बारे में बात करूँ। इसी के बाद में बात करता हूँ भारत के इतिहास का जनक। भारत का इतिहास का जनक, और आप सामने देख ही रहे होंगे इतिहास का जनक। और इस दौरान भारत के इतिहास के जनक का नाम था वेद व्यास जी। वेद व्यास जी, जिन्हें भारत के इतिहास का जनक मानते हैं, जिन्होंने भारत में भ्रमण किया और इस दौरान यहाँ की सारी सृष्टि को पहचाना, समझा, और यहाँ पर जितनी भी सामग्रियाँ थी उनको देखा, परखा, और उनके आधार पर कयास लगाया गया। और इस दौरान उन्होंने अपने यहाँ पर धर्म ग्रंथों के अंतर्गत इसकी रचना की गई, और इस दौरान इसे भारत का इतिहास का जनक मानते हैं। इन्होंने महाभारत की नामक ग्रंथ की रचना की। महाभारत नामक ग्रंथ की रचना की गई, जिसके अंतर्गत भारत के इतिहास से संबंधित बातों की जानकारी मिलती है। और इस दौरान इसको पढ़ने के दौरान कई बातों जहाँ पर यहाँ देवता थे, उन देवताओं ने जितने भी यहाँ पर युद्ध किए गए,
सृष्टि पर जो विचरण किया गया उन चीज़ों की भी जानकारी यहाँ से मिलती है। और इसी महाभारत की जो कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत लगभग इसमें 18 पर्व पाए जाते हैं। 18 पर्व पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी श्लोक हैं उन श्लोकों का कहीं ना कहीं पर्वों के अंतर्गत विभाजन किया गया। और इस दौरान इसके अंतर्गत लगभग महाभारत के अंतर्गत कुल कितने पर्व थे? 18 पर्व थे। और इसमें 18 पर्व के अंतर्गत से एक सर्वश्रेष्ठ पर्व था और उस पर्व का नाम था भीष्म पर्व। और ये जो भीष्म पर्व, ये भीष्म पर्व जो था छठा पर्व था। कौन सा पर्व था? छठा पर्व था, जिसको छठे नंबर पे रखा गया था और इसको नाम दिया गया था भीष्म पर्व के नामकरण इसका किया गया था। और इस दौरान बात करें इसी महाभारत की, इसे पंचम वेद भी कहा गया। पंचम वेद भी कहा गया है। क्या कहा गया है? पंचम वेद कहा गया है। वैसे प्रकृति के अंतर्गत बात करें अपने धर्म ग्रंथों के अंतर्गत 4 वेद मिलते हैं, लेकिन महाभारत को पंचम वेद का नाम दिया गया क्योंकि इसमें जितनी भी श्लोक और बातें कही गई है वो वेदों से कम नहीं। और इस दौरान कहीं ना कहीं समकक्ष उन वेदों को पढ़ करके उनका कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत रूपांतरण तो मिलता है। और इस दौरान इसे पंचम वेद का नाम दिया गया। इसे पंचम वेद भी कहा गया। बात करें महाभारत की, इसी महाभारत की बात करूं मैं तो इसके अंतर्गत सर्वप्रथम 8,800 श्लोक थे। क्या थे? श्लोक थे। और इस दौरान आठ हजार 800 श्लोक थे। आठ हजार 800 श्लोक थे। कितने श्लोक बताए गए हैं इसमें? 8,800 श्लोक बताए गए। सर्वप्रथम 8,800 श्लोक बताए गए। कितने श्लोक बताए गए? 8,800 श्लोक बताए गए। और इस दौरान 8,800 श्लोक बताने के दौरान इसका प्राचीन जो नाम पड़ा गया, इसका प्राचीन नाम जय संहिता रखा गया। क्या रखा गया? जय संहिता रखा गया। जय संहिता रखा गया। इस दौरान इसमें प्रारंभिक तौर पर लगभग 8,800 श्लोकों को समामेलन किया गया, समावेशित किया गया। और इस दौरान पुस्तक की जो रचना की गई उस दौरान इसका नाम रखा गया, पहचाना गया जय संहिता के नाम। यानी कि एक तौर पर अपन कह सकते हैं, एक रूप में कह सकते हैं कि इसे प्राचीन तौर पर प्राचीन नाम जो जय संहिता के नाम से जाना जाता था। और इस दौरान बाद में इसमें श्लोकों की संख्या बढ़ गई। श्लोकों की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई? 24,000 श्लोक होने के कारण और इस दौरान इसका नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। क्या पड़ा? भारत पड़ा।
भारत के नाम से ये जाना गया, भारत के नाम से इसकी प्रसिद्धि हुई। बाद में श्लोकों की संख्या बढ़ने के दौरान इसका नाम क्या पड़ गया, भारत पड़ गया। उसके बाद में वर्तमान में इसमें जो श्लोक है 1,00,000 हो गए, और 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसका क्या नाम पड़ा, सतसहस्त्र संहिता नाम पड़ा। सतसहस्त्र संहिता, सतसहस्त्र संहिता, सतसहस्त्र संहिता नाम पड़ा। वर्तमान में इसको इसी नाम से जानते हैं क्योंकि वर्तमान में इसमें लगभग 1,00,000 श्लोक है और इस दौरान इसे सतसहस्त्र संहिता के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बात करता हूं इसी महाभारत की, जिसके अंतर्गत पर्व बताए गए थे 18 पर्व। उन्हीं 18 पर्वों में से एक पर्व था जो 6 नंबर पे आता, उसका नाम था भीष्म पर्व। इसी भीष्म पर्व की बात करूं, भीष्म पर्व, और इस भीष्म पर्व से रचना हुई, और उस दौरान एक नया ग्रंथ था जिसकी रचना हुई थी भगवद गीता की इसी से पर्व से रचना हुई थी। इसका मतलब भगवत गीता की जननी कौन कहलाएगा, महाभारत कहलाएगा। और इस दौरान उसमें से भी एक पर्व है भीष्म पर्व, और उसी से उद्गम किसका हुआ, भगवत गीता का हुआ। इस दौरान ये भगवत जो गीता है यह नीति शास्त्र के आधार स्तंभ पर टिकी हुई है। किस पर टिकी हुई है, नीति शास्त्र के आधार स्तंभ पर टिकी हुई है। और नीति आधार स्तंभ पर जो टिकी हुई होने के कारण यह निष्काम कर्म का आदेश देती है। निष्काम कर्म का आदेश देती है, कर्म का आदेश देती है, निष्काम कर्म का आदेश देती है। कौन से कर्म का, निष्काम कर्म का आदेश देती है। कहने का मतलब नीतियां जो कि मनुष्य की प्रवृत्ति को समाज में दिखाने का जो रूप है, और इस दौरान उसका रूप नीतियों पर टिका होता। और इस दौरान इन नीतियों के अंतर्गत यह संदेश देती है कि इंसान को कौन कौन सी कर्म करने चाहिए और कौन कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, जिससे कि समाज में कुरीतियां पैदा नहीं, तथा कोई दीनहीन व्यक्ति जो है वह अपने व्यवहार और कार्यों से प्रभावित नहीं हो, जबकि अपने व्यवहार और कार्य और तथा प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए जिससे उसका उद्धार हो, उन्नति करे। और इस दौरान इसकी सबकी शिक्षा की जो जानकारी मिलती है वो भगवद गीता से मिलती है। उसी दौरान बात करें इसके अंतर्गत 1784 ईस्वी में विल्किंस नामक अंग्रेज ने विल्किंस नामक अंग्रेज ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। किसका अनुवाद किया गया, भगवद गीता। किसमें किया गया, अंग्रेजी में किया गया। और इस दौरान अंग्रेजी में अनुवाद करने के बाद जो भी अंग्रेजी भाषा जानते थे उन लोगों ने इसे पढ़ा, और पढ़ कर के उन लोगों ने अपने जीवन में उतारा। और उतारने के दौरान उन्होंने
अपने यहाँ पर समाज में जितनी भी कमियां थी, कुरीतियां थी तथा पिछड़ापन था, उन सबको दूर किया गया। और इस दौरान ऐसा उत्कृष्ट कार्य करने वाला विल्किंस नामक अंग्रेज था, जो कि लगभग 1784 ईस्वी में इसका अनुवाद किया गया था। और इसी के आगे बात करता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ भगवद गीता का एक इमेज। इस दौरान जो आप समक्ष देख रहे हो भगवद गीता, उस भगवद गीता का श्लोकार्थ का जो रूप मैंने आपके श्लोकार्थ सहित जो रूप दिखाया गया, इसी का जो पिता था, जहाँ से इसका उद्गम हुआ था, उसको अपन महाभारत को मानते हैं। और उस महाभारत के अंतर्गत मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर इसके अंतर्गत लगभग 18 पर्व, और उन 18 पर्वों में से एक छठा पर्व था जहाँ से इसकी रचना हुई थी। उसी के आगे बात करता हूँ मैं, राजस्थान का इतिहास का जनक। राजस्थान का इतिहास का जनक जो आपके सामने तस्वीर देख रहे हैं, राजस्थान का इतिहास का जनक, इतिहास का जनक, और राजस्थान का इतिहास का जनक था, आप सभी को सामने समक्ष आपके तस्वीर दिख रही है, कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। और इस कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान का इतिहास लिखा था। राजस्थान के इतिहास में इन्होंने अहम भागीदारी निभाई थी। और इस दौरान इन्होंने पूरे राजस्थान में, जब भारत के पूर्व से लेकर पश्चिम तक तथा उत्तर से लेकर दक्षिण तक चारों दिशाओं में भ्रमण करके इस राजस्थान के बारे में काफ़ी अच्छी बातें बताई गई। और इस दौरान इसकी पुस्तक को अपने इतिहास के अंतर्गत अपना लिया गया। और इस दौरान इन्होंने एक पुस्तक की रचना की गई थी। पुस्तक, इस दौरान इसकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था दी एनल्स, दी एनल्स, एनल्स एंड एंटीक्यूटीज, एंटीक्यूटीज क्यूटीज ऑफ राजस्थान, ऑफ राजस्थान, ऑफ राजस्थान के अंतर्गत जिस पुस्तक का इन्होंने नाम दिया गया, उसके अंतर्गत राजस्थान का इतिहास की जानकारी मिलती है। और इस पुस्तक की जो रचना हुई थी, वो रचना, और ये रचना लगभग 1829 ईस्वी में की गई, 1829 ईस्वी में की गई, जिसे अपने इतिहास के तौर पर देखते हैं। और इस दौरान ये इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिलती है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ आपको एक समय, टाइम पीरियड, जिस दौरान अपन कहीं ना कहीं समय का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। और इस दौरान समय की पहचान तथा उस समय के आधार पर इस भारत में क्या परिवर्तन हुआ, और इस दौरान उसके लिए कौन सी पत्रिका, पंचांग, कैलेंडर बना गया, और उसको किस नाम से आज जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। इस दौरान सबसे पहले बात करता हूँ ईसा पूर्व की बात करूँ। ईसा पूर्व, ईसा पूर्व और ईस्वी की बात करता हूँ। और इस दौरान ईसा पूर्व और ईस्वी के अंतर्गत इसमें सबसे पहले बात करता हूँ कि वर्तमान में जहाँ पर अपन समय का निर्धारण का जो उल्लेख करते हैं, समय का जहाँ पर लेखांकन करते हैं, और इस दौरान समाज के अंतर्गत सभी लोग उससे के आधार पर अपना कालक्रम, अपना जो टाइम पीरियड, जो जीवनी, उसके अनुसार जो चलाते हैं, उस दौरान उसको कैलेंडर नाम दिया गया था। लेकिन उस कैलेंडर का नाम था ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसी को नाम दिया गया ईसाई कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर। इसी को नाम दिया गया जूलियन कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, कैलेंडर कहा गया, किस नाम से जाना गया, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर के नाम से इसे जाना गया। और इस दौरान ये जो कैलेंडर था, ये कैलेंडर
देखो, ईसाई कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर के नाम से ही जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, जो ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है और इस दौरान उनके जन्म वर्ष को आधार मान करके समय का यहाँ पर उल्लेख किया गया और लोगों ने उसके आधार पर इसकी पहचान की गई। और इस दौरान बात करूं मैं सबसे पहले इसी के अंतर्गत ईसा पूर्व की बात करता हूँ। ईसा पूर्व किसे कहते हैं और इस दौरान इसका टाइम पीरियड किस प्रकार चलता उसकी बात करता हूँ। देखो, ईसा पूर्व कहने का मतलब जिस वर्ष के अंतर्गत, जिस समय के अंतर्गत ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उस जन्म से पहले का जो भी समय था उसको ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये जो समय, ये हमेशा घटते हुए क्रम में दर्शाया जाता। कहने का मतलब अवरोही क्रम के अंतर्गत इस समय को दर्शाया जाता और दर्शाया गया। कहने का मतलब लिखता हूं, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय ईसा पूर्व कहलाता है। ईसा पूर्व कहलाता है। ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है, जो हमेशा घटते हुए क्रम में दर्शाया जाता है। किस में दर्शाया जाता है? घटते हुए क्रम में दर्शाया जाता। इसे लैटिन भाषा में बीसी अर्थात before the birth of Jesus क्रिस्ट के रूप में दर्शाते हैं। लेकिन ये लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया और इसकी फुल फॉर्म होती है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। कहने का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। जैसे बात करूं मैं सबसे पहले घटते हुए क्रम में किस प्रकार दर्शाया जाता है। जैसे माना कि उदाहरण के तौर में बताता हूं, जैसे महात्मा गांधी का जन्म महात्मा गांधी का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। ईसा पूर्व में हुआ तथा मृत्यु 483
ईसा पूर्व में हुआ, ईसा पूर्व में हुआ। और इस दौरान ये जो समय आपको दिखाया जा रहा है ये हमेशा घटते हुए क्रम में दिखाया जा रहा है। ये कोई एग्जैक्ट उनका एक्चुअल जन्म तारीख नहीं है महात्मा गांधी, ये तो उदाहरण के तौर पर मैंने आपको समझाया। और इस दौरान उनका जन्म अपन ने 563 ईसा पूर्व मान लिया गया, और इस दौरान उसकी मृत्यु अपन ने कब मान ली गई, 483 मान लिया गया। ये काल्पनिक है, ये कोई वास्तविक नहीं लिखा मैंने। और इस दौरान मैंने सिर्फ समय, जो ईसा मसीह का समय किस प्रकार घटते हुए क्रम में दर्शाया जाता है, उसको एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाया। और इस दौरान मैं बात करता हूँ इसी के आगे ईस्वी की बातें, ईस्वी की बातें करता हूँ। ईस्वी देखो, ईसा मसीह के जन्म की, ईसा मसीह के, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय ईस्वी कहलाता है, ईस्वी कहलाता है, कहलाता है। क्या कहलाता है, ईस्वी कहलाता है। यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है वो किस नाम से जाना जाएगा, ईस्वी के नाम से जाना जाएगा। जो हमेशा बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। इसे लैटिन भाषा के एडी अर्थात बात करें अन्नो डोमिनी, फुल फॉर्म है इसकी अन्नो डोमिनी, और इस दौरान बात करता हूं इसकी अन्नो डोमिनी के नाम से इसे जानते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है वो अन्नो डोमिनी के नाम से है। कहने का मतलब एक ही शब्द में बात करूं मैं तो इस दौरान इसकी लैटिन भाषा के जो शब्द है एडी, उससे इसकी पहचान भी होती है। और इस दौरान इसे अपने अंग्रेजी भाषा में जब लिखते हैं तो एडी के दौरान अपन इसको क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। करते हैं। जो ये समय है हमेशा घटते हुए क्रम में दर्शाया नहीं जाता, ये हमेशा घटते से बढ़ते हुए क्रम में दर्शाया जाता। कहने का मतलब ईसा पूर्व के समय का उल्टा है, और उस दौरान ईसा पूर्व का जो समय है वो हमेशा इसका उल्टा है, और इस दौरान इस समय का निर्धारण इस प्रकार से करते हैं। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा।